जनपद बांदा के विकास खंड के महुआ ग्राम पचोखर की गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा, अव्यवस्थाओं में दम तोड़े रहे गोवंश। ग्राम पंचायत पचोखर की गौशाला में इलाज के लिए नहीं पहुंचते चिकित्सक। ग्राम प्रधान के द्वारा चारे भूसे की नहीं है कोई व्यवस्था। जनपद बांदा के अतर्रा तहसील क्षेत्र के विकास खंड महुआ के ग्राम पचोखर अस्थायी गौशाला में विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षक के पवन कुमार द्विवेदी विकास खंड महुआ ग्राम पचोखर गौशाला में पहुंचकर गौशाला की दुर्दशा देखकर ग्राम प्रधान और सचिव को दोषी मानते हुए कहा कि हमने कई बार फोन किया ग्राम प्रधान और सचिव को, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया और हमने संदेश भिजवाया, लेकिन अभी तक ग्राम प्रधान गौशाला नहीं आया है। जबकि बताया कि मैं 11 बजे का आया हूं। इस गौशाला में लगभग 5 बजने को है। अभी तक ग्राम प्रधान और सचिव गौशाला तक नहीं पहुंचे हैं। यहां तक बताया कि लेखपाल भी मौजूद था, लेकिन लेखपाल कैमरे की नजर से भागते नजर आए। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षक के पवन कुमार द्विवेदी अपनी टीम के साथ ग्राम पचोखर गौशाला की जायजा लेते हुए बताया कि इस गौशाला में बहुत बुरी दुर्दशा है। गौवंश उनकी लगभग 250 गौवंश थी, जहां मौजूदगी में देखा जाए तो 1 से 40 के आसपास बचे हैं। बाकी तो भूख प्यास और बीमारी के चलते दम तोड़ रही हैं। यहाँ तक कि उन्हें ऐसे ही फेंका जाता है, दफनाने की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती और गौशाला में अभी भी 1-2 दम तोड़ने को मजबूर, यहाँ तक कि कुत्ते जिंदा नोच कर खा रहे हैं। गौशाला में भारी अव्यवस्थाओं के बीच गौवंश दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्राम पंचायत के द्वारा बताया जा रहा है कि गौशाला में सारी व्यवस्थाएं हमने करा दी हैं और चारे भूसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौजूदगी में देखा जाए तो यहाँ चारा भूसे या पानी तक की व्यवस्था नहीं है और भूख प्यास से तड़प रही गौवंश की मौत हो रही है। मेरा नाम पवन कुमार द्विवेदी। कहाँ से हैं सर? हम ग्राम निवाई, थाना पैलानी, जिला बांदा। कौन से विभाग से हैं आप? हम विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग। आज आप किस गौशाला में आए हुए हैं? हम ये पचोखर गांव के गौशाला में आए हुए निरीक्षक। यहाँ कोई समस्या है क्या इस गौशाले में? यहाँ पूरी तरह से समस्या हमें नज़र में आई जी। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ पे मजदूरों की व्यवस्था है, ना कोई खास चारा खिलाने की, चारा की किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ तक कि हमने देखा, घूम के सब जगह वीडियो बनाए, पीछे 4-6 जानवरों के अस्थिपंजर पड़े हुए हैं। कुत्ते नोच के पीछे खा रहे हैं। उसका भी हमारे पास वीडियो हमने बनाया हुआ, कुत्ते खा रहे हैं जानवरों को। और प्रधान जी से हम सुबह यहाँ के 11-11:30 बजे के आए हुए हैं। प्रधान जी को 10 फोन किया, प्रधान जी अभी तक नहीं आए। सचिव साहब को फ़ोन किया, सचिव साहब का कोई पता नहीं है। वो बेचारा एक बंदा, एक मजदूर लगा रखा, वो क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ कोई सेवा नहीं हो रही है। जी, प्रधान जी मतलब फ़ोन किए करने से यहाँ भी नहीं पहुँचे? अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी मैं करीबन, अब इस टाइम क्या होगा ये बताइए? समय हो रहा होगा मेरे ख्याल से 5, 4:30, 5 बज रहा है। हम 11, 11:30 बजे के आए, अभी तक प्रधान जी नहीं है। 10 फ़ोन हमारे सब साथियों ने, हमने सब ने कर दिया। और राजा बाबू जी, तो क्या आपके संरक्षण की तरफ से यहाँ कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाएगा और करेंगे। हमारा भरपूर प्रयास है और हम यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की सोच रहे हैं और करके दिखाएंगे। हमारा यहाँ आए दिन गायों की मृत्यु हो रही है। यहाँ इन लोगों का कहना है कि ये जो है बीमारी के कारण मर रही है। यहाँ ना कोई डॉक्टर आता, ना कुछ होता। ये सब डॉक्टर साहब की हमें भी प्रॉब्लम दी कि डॉक्टर साहब भी नहीं आए, ना दिखाई दिया। वो गाय, अभी एक गाय देखी हमने बैठी हुई है, उसको एक पाँव ऐसे फंसे हुए थे, पाँव अभी हमें लेखपाल साहब के सामने उसको अभी सीधी करवाई है। उसका फेरा हो रहा है, ना कोई व्यवस्था, कोई देख रेख नहीं। डॉक्टर साहब की भी यहाँ, डॉक्टर साहब जब से बारिश हुई अभी तक, ये लेबर बता रही है, हमसे उससे पूछताछ किया, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। करीबन 1-1.5 महीना हो गए, डॉक्टर साहब नहीं आए। आपने इस गौशाला का सर्वे किया, यहाँ पे गायों के भोजन की व्यवस्था कुछ समझ मिली आपको? हम भोजन यही सामने थोड़ा बहुत पैरा पड़ा हुआ है, ऐसे डाल देते हैं। देख रहे हो, आपके सामने है, देखो कैसे ये कचड़ा खा रहे हैं। आप खुद देखिए, कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। कचड़ा, ये देखिए कचड़ा खा रहे हैं। ये व्यवस्था है चारा की। और क्या, अब भुखमरी के कारण यहाँ पता है 250 में आज 138-139 गौवंश हमारे बचे हैं। 250 थे यहाँ जब बेड़े गए, 139, 100 से लगभग 100 के आसपास यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। जी। और जगह जगह ऐसे फेंक दिया जा रहा है, इनको दफनाया नहीं जा रहा है। अभी हम रास्ते में देख के आए, नाला में 2 फेंकी गई हैं, वहाँ भी देख के आए, उनके अस्थिपंजर पड़े हुए हैं। मैंने फ़ोटो खींच के लाया हूँ, यहाँ अस्थिपंजर पड़े हुए। वीडियो। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार रोशनाबाद से, जहां बंजर भूमि पर हरिद्वार प्रशासन दफ्तरों के सबसे नजदीकी गांव रोशनाबाद के काम जोरों शोरों से चल रहा है।
राजस्व की मिलीभगत से भूमाफिया काट रहे चांदी। रोशनाबाद और उससे लगे सूर्यानगर, सलेमपुर, रावली महदूद के चारों ओर जितनी भी बंजर जमीन थी, आज उस चारों जमीनों की ओर भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनाइजर के रूप में काम किया जा रहा है। भूमाफिया राजस्व विभाग की मिलीभगत से जमीन ट्रांसफर का खेल बड़े आराम से खेल लेते हैं, क्योंकि उन्हें सब रास्ता पता है। सस्ती से सस्ती जमीनें खरीदकर उस जमीन को ऐसे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाता है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार रोशनाबाद से, जहां बंजर भूमि पर हरिद्वार प्रशासन दफ्तरों के सबसे नजदीकी गांव रोशनाबाद में काम जोरों से चल रहा है। राजस्व की मिलीभगत से भूमाफिया काट रहे चांदी। रोशनाबाद, उससे लगे सूर्यानगर, सलेमपुर, रावली महदूद के चारों ओर जितनी भी पंचायती और बंजर भूमि थी, आज उस तमाम भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनाइजर के रूप में भी काम किया जा रहा है। भूमाफिया राजस्व विभाग की मिलीभगत से जमीन ट्रांसफर का खेल बड़े आराम से खेल लेते हैं, क्योंकि उन्हें सब रास्ते पता है। सस्ती से सस्ती जमीन खरीदकर राजस्व विभाग की मिलीभगत से जमीन को ऐसे स्थान पर ट्रांसफर करा दिया जाता है जहां बात लाखों से करोड़ों में पहुंच जाती है। इसी बात को लेकर पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपजिलाधिकारी हरिद्वार से मुलाकात की, जिसमें पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने कहा कि जैसा कि खबरें मिल रही हैं कि कुछ लोग सरकारी जमीनों को अवैध रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर कॉलोनी निर्माण कर रहे हैं, जिसकी जांच होगी और दोषी लोगों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही खनन के मामलों में भी जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकारी तौर पर वैधानिक रूप से कार्य करने के लिए कोई भी झूठी शिकायत पर शिकायतकर्ता पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। की जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, ये आपके द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, तो उसमें देखा जाएगा कि जो एक तो कॉलोनी डेवलप की जा रही है वो उनका निजी ज़मीन है या कहीं उसमें सरकारी ज़मीन इत्यादि तो नहीं है, इसको प्रॉपर्ली चेक करवाया जाएगा इमीडिएटली। और इसके अलावा ये भी देखा जाए कि HRD वगैरह के जो नॉर्म्स हैं जो कॉलोनी डेवलप की जा रही है उसमें 143 पार की नहीं हुआ है, नक्शा पास है कि नहीं है, तो जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा। और अगर उसमें कोई गवर्नमेंट लैंड कहीं आ रहा है तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर्ली एंड विदाउट एनी डिले उसको कार्रवाई की जाएगी। अगर गवर्नमेंट लैंड पर इंक्रोचमेंट करता है एज पर नॉर्म्स अगर उसके द्वारा डेवलप की जा रही है तो एक अलग इशू है। वहाँ के स्थानीय के द्वारा बताया गया कि इसमें 48 बीघे इन्होंने ज़मीन खरीदी है और ये 100 बीघे से ऊपर उन्होंने बॉन्डिंग की है। नहीं, वो मेरे द्वारा क्लियर किया गया है कि अगर गवर्नमेंट लैंड पे कोई भी व्यक्ति इंक्रोचमेंट करता है तो उसमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा और संबंधित खिलाफ पे प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। ओके जी। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर देशी शराब की दुकान पर ग्राहकों द्वारा भारी आरोप ओवर रेट को लेकर। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के देशी शराब की दुकान पर ग्राहकों के द्वारा भारी आरोप लगाया गया है ओवर रेट को लेकर। आपको बता दें कि सरकारी शराब की दुकानों पर बोतलों की दाम से सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दावों से अधिक दाम लेकर दुकानदार ग्राहकों से धोखाधड़ी और मनमानी कर अपनी पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं आबकारी विभाग के द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते ग्राहकों को अपने दाम से 10 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। और सलेमपुर देशी शराब दुकानदार के कर्मचारी अपनी मनमानी से अपनी जेब भरने में लगे हैं। लेकिन आबकारी द्वारा इन दुकानदारों पर क्या कार्रवाई हो पाएगी, जहां सलेमपुर देशी शराब दुकानदार के कर्मचारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और आम आदमी अधिक रुपए देने में है परेशान। आप बताइए। 125 का बताया था ना आपने? कितना बताया था? 25 क्यों बताया था? 115 की क्या है? 25 की नहीं बताई आपने? नहीं बताई। अच्छा 115 500 रुपए दिए थे 4 बियर। 4 बियर के आपको क्या कहा इन्होंने? उसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट। ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर बहन को मौत के घाट उतारने के बाद के मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस अफसरों की शरण ली।
रक्षा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नया खेड़ा में रहने वाले अनिल कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसने अपनी बहन राखी का विवाह सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोट बहठा में किया था। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने सोने की जंजीर, नकदी और भैंस आदि की दहेज की मांग को लेकर उसको लगातार आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। कई बार राखी ने ससुराल वालों को समझाने का भी प्रयास किया। उसके साथ आए दिन मारपीट की जाने लगी। 3 दिन पहले उसकी बहन ने फोन कर बताया कि उसकी मारपीट की जा रही है। इसके बाद फोन कट गया। बाद में ससुराल वालों ने सूचना दी कि उसकी बहन की मौत हो गई है। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी बहन के पैर जमीन पर थे। उसने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसकी बहन को पीट कर मार डाला। इस मामले में उसने पुलिस में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अभी तक पूरे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। अब आरोपियों द्वारा उसे धमकाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। कुमार नाम है सर मेरा। अनिल कुमार, किस मामले को लेके आप आए हैं यहाँ पे? सर मेरी बहन को मार के मार डाला है सर। किन लोगों ने मार? अमित कोट बैठा के रहने वाले हैं। अमित, आपकी बहन की शादी कब हुई थी वो बताओ, और क्या हुआ वो घटना बताओ। मेरी बहन की शादी 12 मार्च को सर कोट बैठा में अमित के साथ में हुई थी। इसके बाद उन्होंने दहेज की मांग करने लगे और दहेज में जंजीर और पैसे और भैंस वगैरह मांगते थे और इसके बाद मारपीट भी करते थे साहब। और मुझे 2-3 बार फ़ोन भी आया तो मैं समझा कर आया हूँ उन्हें, वो नहीं माने। और उन्होंने उस रात में मुझे फ़ोन बहन ने किया कि तुम आ जाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। इसके बाद फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने के बाद उन्होंने उसे पीट कर मार डाला। आप फ़ोटो देख सकते हैं, पाँव धरती पर रखे थे मेरी बहन के। और सर 11 फुट ऊँचा पाइप था, वहाँ पे कोई कागज वो लड़की चढ़कर बांध भी नहीं पाती। क्या चाह रहे हैं इसमें सर न्याय चाह रहे हैं, उसे राजी कड़ी से कड़ी। केस दर्ज हो गया अभी? केस दर्ज हो गया है सर मेरा, और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका ससुर घूम रहा है और उनके रिश्तेदार धमकी दे रहे हैं। उनका जीजा है जो, उसका मैंने नाम नहीं लिखाया था, वो धमकी दे रहा है सर। सुभाष जो इंदरगढ़ के पास में दबेरा कर। केस 3 दिन हुए सर। हाँ केस ठीक। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट। झांसी कानपुर हाईवे पर अचानक एक स्कूली बस हुई धुआं। बस में उठते धुएं को देखकर स्कूली छात्राओं में मचा हड़कंप। चालक और स्थानीय लोगों की मदद से धुएं पर पाया काबू। बस में उठते धुएं का कारण नहीं हो सका स्पष्ट। स्कूली छात्राओं को वापस घर छोड़ने जा रही थी बस में उठते धुएं के कारण मचा रहा हड़कंप। झांसी कानपुर हाईवे पर मोड़ थाना क्षेत्र के अमरा गांव का है मामला। झांसी कानपुर हाईवे पर अचानक एक स्कूली बस हुई धुआं। बस में उठता धुआं देखकर स्कूली छात्राओं में मचा हड़कंप। चालक और स्थानीय लोगों की मदद से उठते धुएं पर पाया काबू। बस से उठता धुएं का कारण नहीं हो सका स्पष्ट। स्कूली छात्राओं को वापस घर छोड़ने आ रही थी बस से उठते भीषण धुएं से मचा रहा हड़कंप। झांसी कानपुर हाईवे पर मोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमरा के पास का है मामला। अरे कच्ची लगे सिलेंडर लीक होगा वालो। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा और सर्विलांस टीम की मेहनत रंग लाई और लगभग 105 लोगों के खोए हुए मोबाइल उन्हें वापस मिल गए। लोगों के मोबाइल उनके हाथ में आते ही सभी लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी लोगों ने एसएसपी को थैंक यू वेरी मच कहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से मोबाइल फोन खो जाने की सूचनाओं में तेजी के साथ वृद्धि हुई थी। इसे देखते ही उन्होंने सर्विलांस टीम को तत्काल प्रभाव से खोए हुए मोबाइल फोनों को खोजने के लिए जुट जाने के निर्देश दिए थे। एसएसपी के निर्देश के बाद सर्विलांस टीम ने दिन रात मेहनत की और तकनीक का प्रयोग कर लगभग 105 मोबाइल फोन खोज निकाले। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी फोन मालिकों को बुलाकर उनके मोबाइल फोन उनके हाथों में सुपुर्द कर दिए गए। खोए हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे चमक उठे। सभी ने फोन लेने के बाद एसएसपी का आभार व्यक्त किया। कंटिन्यू कुछ शिकायतें इस तरह की रही कि सब हमारा मोबाइल गिर गया है या फिर कहीं से मिसिंग हो गया है, तो उन एप्लीकेशंस को हमने सर्विलांस टीम को डिप्यूट किया। सर्विलांस टीम ने उनको ट्रैक किया। उस ट्रैकिंग के दौरान कंटिन्यू जो मोबाइल्स थे उनमें IMI रन करवाई गई। अन्य जो सर्विलांस के माध्यम से उन्हें ट्रेस किया गया। आज 105 मोबाइल सर्विलांस टीम ने बरामद करके जो इनके ओनर थे, जो मालिक थे, जिनका ये मोबाइल था, उनको सुपुर्द किया गया है। आज उनको बुलाया गया है, साथ ही साथ उनसे वार्ता भी करी गई है और उनको हल्का नाश्ता भी करवाया गया है। तो निश्चित रूप से जो झांसी की सर्विलांस टीम है, जो स्वाट टीम है, उसका एक बहुत अच्छा गुड वर्क है, जिसमें आम पब्लिक जनोन्मुखी जो मित्र पुलिस का कंसेप्ट है उसको चरितार्थ करते हुए जो पुलिस के द्वारा जितने भी मोबाइल खोए थे उनको बरामद किया गया है। ये अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा। हम यही कोशिश करते हैं कि जो मित्र पुलिस का कंसेप्ट है वो चरितार्थ किया जाए। बरामद कहाँ से कराया गया है? देखिए, अलग अलग जगह से बरामद हुए। कुछ मोबाइल्स चल रहे थे, कुछ मोबाइल्स बंद थे, कुछ मोबाइल्स को ट्रैक करने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन उसके बाद भी लगभग 25 लाख रुपए के ये मोबाइल हैं जो बरामद किए गए हैं। इनकी जो नॉमिनल कीमत है वो तो 25 लाख रुपए है, लेकिन जब इनके जो स्वामित्व करता है उनसे वार्ता करी गई तो उन्होंने बताया कि इनमें बहुत सारे ऐसे डेटा थे जो किसी अन्य मोबाइल से उन्हें प्राप्त नहीं हो सकते, तो निश्चित रूप से उनके लिए अमूल्य है। ये लोगों से गिरफ्तारी के बाद हुए हैं ये बरामद या फिर नहीं? देखिए, कई जगह से ये ट्रैक किए गए हैं, अलग अलग जगह से ट्रैक किए गए हैं। जो सर्विलांस टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करके इनको बरामद किया। इनको 25,000 रुपये का इनाम सर्विलांस टीम को दिया गया, लेकिन जो धन्यवाद झांसी के जो मोबाइल खोने वाले लोग हैं उन्होंने दिया है वो हमारे लिए अमूल्य है। सर ये बताइए कि जैसे मोबाइल तो मिले आपको 105, ये पहले भी आए होंगे थोड़े तो। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट। ओबरा में सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विपक्षियों पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 अब आखिरी पड़ाव पर आ गया है, जहां शनिवार को ओबरा 402 विधानसभा से बसपा प्रत्याशी सुभाष खरवार के पक्ष में 7 मार्च को मतदान करने के लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के पक्ष में ओबरा सेक्टर 9 में पहुंचकर जनता से मतदान करने की अपील की। साथ ही दुद्दी विधानसभा 403 से बसपा प्रत्याशी हरिराम चेरो के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील किया। उन्होंने बसपा सरकार की सभी उपलब्धियों को गिनाया, कहा किस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान कानून का राज कायम किया था। सोनभद्र में आदिवासियों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टे दिलाने का काम किया, सड़कें बनाई, बिजली पानी मुहैया कराया। पूर्व की सपा और वर्तमान भाजपा सरकार ने जनता को छलने का काम किया। आज प्रदेश में दलित समुदाय के लोगों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। सोनभद्र से हमारे विधायक प्रत्याशी हरिराम चेरो और सुभाष खरवार को जिताकर विधानसभा में भेजिए और अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। 7 मार्च को पूरे प्रदेश में दुद्धे विधानसभा और ओबरा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मत देकर जीत दिलाइए और निश्चित ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने को ठगा महसूस नहीं करेंगे। आपके लिए हर वो काम किया जाएगा जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अपडेट मीडिया के लिए सोनभद्र से उमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बैरपान मार्ग पर कोयले को पाइप द्वारा सिंचाई कर गीला करने का वीडियो हुआ वायरल। अनपरा क्षेत्र के बैरपान गांव के समीप मुख्य मार्ग पर कोयला चोरी करने का नया तरीका वाहन चालकों ने खोज निकाला है, जहां वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर उसे पानी की सिंचाई कर उसका वजन बढ़ाया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
सूत्रों के अनुसार सूखे कोयले को निकाल दिया जाता है और फिर वजन बढ़ाने के लिए कोयले को पानी से पाइप द्वारा सिंचाई कर वजन बढ़ा दिया जाता है। ऊर्जांचल में कोयला मोटी कमाई करने का जरिया बन चुका है, जहां नए नए हथकंडे अपनाकर लोग कमाई कर रहे हैं, जिसमें अब कोयला चोरी करने का एक नया तरीका सामने आया है। बैरपान मार्ग की पटरियों पर कोयला परिवहन करने वाले वाहनों की धुलाई के नाम पर वाहन खड़ा कर सूखे कोयले को निकलवा देते हैं और फिर वजन बढ़ाने के लिए पाइप द्वारा पानी से कोयले को भिगा देते हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं अवैध तरीके से पानी चोरी कर इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरपान मार्ग के पटरियों पर इस तरह वाहन खड़े होने से मार्ग पर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। बीते फरवरी माह में कार की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। इस काले कारोबार से ऊर्जा परियोजनाओं को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अपडेट मीडिया के सोनभद्र से उमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।